पिछले वीडियोस में समझा कि कैसे शेयर मार्केट दुनिया में आया और कैसे एनएसई, बीएसई और सेबी जैसी कंपनियां स्थापित हुईं और समझा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। आज की हम इस वीडियो में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कि कंपनियां आती कैसे हैं स्टॉक मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपका एक चाट का कॉर्नर है लखनऊ में और लोगों को आपकी चाट बहुत पसंद आ रही है। आप जैसे ही अपनी चाट का कॉर्नर लगाते हो 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी सारी चाट बिक जाती हैं और आप अपना प्रॉफिट कमा के घर चले जाते हो। एक दिन आपने सोचा कि अगर मेरी बनाई हुई चाट लोगों को इतनी ही पसंद आ रही है तो क्यों ना मैं और भी ज़्यादा चाट बनाऊं, दुकान खोल के लोगों के बैठने का इंतज़ाम कर दूं, तो इससे पैसा और भी कमाया जा सकता है। लेकिन ये सारे सामान और शॉप के लिए भी आपको पैसे का इंतज़ाम करना होगा। अब अगर पैसा है आपके पास तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो किसी दोस्त या रिश्तेदार से उधार लेना होगा। तो आपने क्या किया, उधार पैसा लेकर लगा दिया और जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो आपने पैसा वापस कर दिया। लेकिन इसके बाद भी लोग रुक नहीं रहे हैं, वो और ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स की। तब आपने सोचा कि अगर लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स को तो क्यों ना इसे पूरा लखनऊ में बेचना शुरू किया जाए और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अब आपको पैसे भी ज़्यादा चाहिए होंगे, पूरे लखनऊ में दुकान लेनी होगी, एम्प्लॉयज़ रखने होंगे और अब इतना पैसा आपके दोस्त भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि बैंक जाएं और लोन लें और पता नहीं फिर बैंक से लोन मिले कि ना मिले। दूसरी चीज़ ये कि मिल भी गया तो 12 से 13% का इंटरेस्ट देना होगा और नेक्स्ट मंथ से ही EMI शुरू हो जाएगी। और बिजनेस को बनाने में टाइम तो लगता ही है। जब तक आप अपना प्लान लखनऊ में इम्प्लीमेंट करने का सोच ही रहे होंगे, बैंक की EMI आपके सिर पर होगी और पता चला बिजनेस को बड़ा करने के बजाय जो पहला मुनाफा हो रहा था उसी में से कुछ कम हो जाए। अब ऐसे केस में मार्केट के अंदर एक ऑप्शन और होता है एंजल इन्वेस्टर्स का। ये जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ये आपको पैसा उधार की तरह नहीं देते हैं, बल्कि ये पैसा आपको लौटाना भी नहीं है। लेकिन ये जो पैसा आपको देंगे उसके बदले में आपके बिजनेस के शेयर्स लेंगे, मतलब कि आपके बिजनेस में हिस्सेदारी। मान लीजिए आपकी बात हुई है 10% हिस्सेदारी के बदले में 1 करोड़ रुपए की, तो जो भी आप कमाओगे तो उसका 10% आपको एंजल इन्वेस्टर को देना होगा। एंजल इन्वेस्टर्स आपके साथ कोई काम नहीं करेंगे, बस वो पैसा लगाएंगे और आपके प्रॉफिट में से 10% हिस्सा ले लेंगे घर बैठे बैठे। अब आपने पूरे लखनऊ में अपना नाम बना लिया है और लोगों को आपके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। इसके बाद आपने सोचा कि इसको पूरे यूपी में और 2-3 स्टेट्स में और बढ़ाना चाहिए। अब इस केस में पैसा ज़्यादा चाहिए होगा और इतना पैसा अब एंजल इन्वेस्टर्स के पास भी नहीं है। अब इस केस में आपकी मदद कर सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ये एक तरह की कंपनी होती है और इनका काम ही यही होता है कि ये मार्केट के अंदर स्टार्टअप्स और बिजनेस को फाइंड करें और उनको फंड करके उनके शेयर्स लें। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास बड़ा अमाउंट पे करने की कैपेबिलिटी होती है। अब मान लो आपने 10% शेयर देकर वेंचर कैपिटलिस्ट से भी पैसा उठा लिया, लेकिन अभी भी आपका प्रोडक्ट रुक नहीं रहा है, लोग और भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि इस चीज़ को मैं नेशनल लेवल पर लेके जाऊं और ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस खोलूं। अब इसके लिए जो पैसे चाहिए होंगे वो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट के बस की बात नहीं है। अब इस केस में आपको पब्लिक के पास जाना होगा अपने शेयर्स देकर पैसे उठाने के लिए। जब पहली बार कोई कंपनी पब्लिक के पास जाती है तो उसे IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। जिस भी कंपनी के आगे पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है उसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी लोगों के पास जाके अपने शेयर्स देके पैसा उठा चुकी है और मार्केट में जाके आप उसके शेयर्स खरीद सकते हो। ये जो चाट का बिजनेस था ये आपने भले ही अकेले स्टार्ट किया था, लेकिन आपने सबको हिस्सेदारी देकर सबको अपने साथ जोड़ा और अब सब लोग उससे कमा रहे हैं। इसीलिए बिजनेस के अंदर पैसे से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। IPO लाने का एक प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले आपको अंडरराइटर या इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करना होता है। वो आपकी कंपनी की फाइल को रिव्यू करेगा कि कितने फंड्स आपको चाहिए और उसके बदले में आप कितने शेयर्स दोगे।
एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, और ये सब चेक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपकी जो फाइल है वो अप्रूव होगी सेबी से। बिना सेबी से अप्रूव हुए आपका आईपीओ नहीं आ सकता। उसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई या बीएसई में एप्लीकेशन देनी होती है। जो भी शेयर्स आपने सोचे हैं कि आप आईपीओ में लेकर जाएंगे, उसकी प्राइसिंग वगैरह करनी होती है। जैसे कि पेटीएम ने जब अपना आईपीओ लॉन्च किया था, उसने एक शेयर की वैल्यू 2150 रखी थी और ऐसे करके उन्होंने 18,300 करोड़ का फंड रेज किया था। अगर आप अपना आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से आपकी मर्जी है कि आप कितना शेयर का प्राइसेस रखते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना होता है, क्योंकि अगर 90% लोगों ने आपके शेयर्स नहीं लिए आईपीओ के टाइम पे, तो आपका आईपीओ आगे नहीं बढ़ेगा। आईपीओ से पैसा उठा के कंपनी अपने प्रॉफिट बनाने में लग जाती है। इसके बाद शेयर मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। अब कंपनी को अगर दोबारा शेयर मार्केट में आना है तो कंपनी दोबारा आईपीओ लेके आती है, उसको एफपीओ कहते हैं। और एफपीओ में कंपनी खुद ही डिसाइड नहीं करती कि शेयर का प्राइसेस क्या होगा, जो उस पर्टिकुलर में रेट चल रहा होता है वही बेस होगा एफपीओ का। आपने कभी सुना होगा शेयर मार्केट, तो कभी आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट। तो ये मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट्स, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की सीरीज़ का ये हमारा आखिरी पार्ट था। आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ पर हम डिटेल वीडियो फिर से बनाएं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।